अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर हम इसके ए पार्ट से जो है चीजों को स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में जो आपको डिफरेंट अलजेब्रिक फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपने इन तमाम को सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है चीजों को सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना। कभी कभार सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैंसिलेशन, इसके अलावा कॉमन लेना, ये तमाम चीजें करनी पड़ती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। तो ए पार्ट में आप देखें, आपको एक फ्रैक्शन लिखी हुई नजर आ रही है। इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है और डिनोमिनेटर में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी आपके पास कोई भी इस तरीके से फ्रैक्शन आए जिसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जनरली कह सकते हैं, तो आपने ये जरूर देख लेना है कि क्या इसके न्यूमरेटर में कोई चीज कॉमन तो नहीं, क्या इसके डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन तो नहीं। अगर कुछ कॉमन होगा तो पहले आपने कॉमन फाइंड आउट कर लेना है। इससे आपकी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफिकेशन करते वक्त आपके लिए और भी आसानी आपको मिल जाएगी। तो यहां पर अगर आप देखें, जो इसके न्यूमरेटर है उसमें y 2 दफा आ रहा है। तो कॉमन का रूल है कि जब भी कोई चीज एक जैसी आ रही हो, सेम टू सेम हो, पार के लिहाज से भी, बेस के लिहाज से भी। जिस तरह देखिए यहाँ पे y है, इधर भी y है, इसके ऊपर भी कोई पार नहीं है यानी पार 1 कंसिडर करेंगे। इस 3 के साथ लिखे हुए y के ऊपर भी कोई पार नहीं है यानी 1 कंसिडर करेंगे। तो दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसी चीज को हम कॉमन के तौर पे बाहर लिख लिया करते हैं। तो ये दोनों y जो है एक तरह के कॉमन है इसमें, तो इसलिए हम y को यहाँ पर एक कॉमन के तौर पे लिख लेंगे। इसके अलावा और कोई भी चीज कॉमन नहीं है। आप देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इधर कोई भी नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब कोई और चीज भी कॉमन यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रही। नंबर्स के केस में कॉमन निकालने का ये तरीका होता है कि हम एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो, सबसे बड़ा हो, उसको भी हम कॉमन के तौर पे लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक ही नंबर लिखा हुआ है 3, दूसरा कोई नंबर है ही नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे नंबर्स के केस में कुछ भी कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ y कॉमन है। तो हम y जब कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। ये जो y कॉमन आ चुका है ये बाहर लिखा जा चुका है। तो जब कोई चीज कॉमन हो, एग्जैक्टली बाहर मौजूद हो, तो उसको दोबारा लिखना नहीं है आपने ब्रैकेट में। तो इसके अलावा क्या बचा यहाँ पर, पहले x बचा, तो जस्ट x लिख लेंगे। यहाँ 3y में से y देखें एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर लिखा जा चुका है, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, जस्ट प्लस और 3 लिख देंगे। यहां तक हमने ऊपर वाली एक्सप्रेशन को आप कह लें एक तरह का सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसी तरीके से नीचे वाली एक्सप्रेशन को भी देखेंगे। अब नीचे एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है 4x + 12। तो देखिए x तो कॉमन नहीं है क्योंकि x यहाँ पर 4 के साथ लिखा हुआ है, 12 के साथ नहीं लिखा हुआ। लेकिन 4 और 12 दोनों ऐसे नंबर हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल हैं, किससे, 4 से। इसके अलावा ये दोनों 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन आपने सबसे बड़ा नंबर ढूंढना होता है जो कि आपके इधर गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो, उसको आप कॉमन के तौर पे लिखा करेंगे। तो इस तरीके से हम नंबर्स के केस में कॉमन निकालते हैं। तो 4 और 12 ऐसे नंबर हैं जो दोनों 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, तो इसलिए आप कहेंगे कि इनमें 4 कॉमन है। तो इसलिए आप 4 को यहाँ पर कॉमन के तौर पर लिख देंगे, राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा 4x की जगह पर, तो देखिए जो चीज एग्जैक्टली बाहर आ चुकी हो, मैं आपको बता चुका हूं, उसको तो दोबारा लिखना ही नहीं होता। तो 4 एग्जैक्टली बाहर मौजूद है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट x लिख लें। आगे प्लस का साइन। अब इस 12 की जगह पे क्या लिखें, ये तो बाहर मौजूद नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में आपने जो नंबर बाहर कॉमन लिया होगा, आप उसका टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे उसके टेबल पे ये 12 कितने टाइम्स आता है। आप जानते हैं कि 4 जो है 3 टाइम्स 12 होता है, तो इसलिए आपने ये वाला 3 यहां पर लिखना है। तो इसलिए आप यहां पर लिख देंगे 3 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। आप यहां पर भी यही रूल यूज कर सकते थे। ये वाला जो 4 है इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि 4 1 टाइम्स 4 होता है, तो आप x के साथ यहां पर 1 लिख सकते हैं। अभी ना भी यहां पे आपको दिख रहा हो तो इसका मतलब ऑलरेडी यही है कि यहां पे 1 लिखा जा सकता है। तो यूं भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो नंबर्स के केस में जब कॉमन लेंगे तो आपको उसका टेबल पढ़ना पड़ेगा। जितने टाइम्स वो नंबर होंगे उतने टाइम्स को उस वैल्यू को पर्टिकुलर को आपने अंदर लिखना होगा, जिस तरह मैंने यहां पर आपको बता दिया। अब आप देखिए ऊपर भी तमाम चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। y मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे x + 3 से, इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे x + 3 से, तो ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है। तो ये वाला x + 3 इस वाले x + 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा जस्ट y और नीचे बच जाएगा जस्ट 4। तो ये हमने अपनी गिवन अलजेब्रिक फ्रैक्शन को आप कह लें जो है सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये हमारा ए पार्ट हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर भी न्यूमरेटर में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या ऊपर और नीचे दी गई एक्सप्रेशन में कोई चीज कॉमन तो नहीं। हम पहले कॉमन को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम न्यूमरेटर वाली एक्सप्रेशन की बात कर लें, तो आप देखिए यहां पर 8a है और यहां पर 4b है। तो यहां पर जो ये 8 और 4 है, ये एक ऐसे नंबर है जो कि दोनों के दोनों कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से। ये दोनों नंबर 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया नंबर्स के केस में आपने हमेशा ऐसा नंबर ढूंढना
ढूंढना है जो सबसे बड़ा हो और आपके गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो सबसे बड़ा नंबर 4 ही है जो इस 8 और इस 4 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो ऐसे सिनेरियो में आप जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा उस नंबर को कॉमन बोला करेंगे। यानी 8 में और 4 में क्या कॉमन है, आप बोलेंगे 4 कॉमन है। इसके अलावा यहां पर a है, वहां पर a नहीं है, यहां पर 4 के साथ b लिखा हुआ है, पहली टर्म में b नहीं लिखा हुआ, तो और कुछ भी कॉमन मौजूद नहीं है। तो अब जब आपको पता चल गया सिर्फ 4 ही कॉमन है तो आप राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। आपको बता चुका हूं कि जो नंबर्स हैं इनके केस में क्या करना होता है, जिस तरह यहां पर 8 लिखा हुआ है तो आपने देखना है बाहर आपने क्या नंबर लिखा है, बाहर आपने नंबर लिखा 4, तो आपने 4 का टेबल पढ़ना है और देखना है 4 कितने टाइम्स ये वाला नंबर यानी 8 होता है। तो आप जानते हैं 4 2 टाइम्स जो है वो 8 होता है, तो जितने टाइम्स होता है उस नंबर को यहां पे लिखेंगे, यानी 2 टाइम्स होता है तो 2 को यहां पर लिखेंगे। a वैसे का वैसे ही आएगा, जो चीज कॉमन ना आई हो उसको वैसे का वैसे ही लिखते हैं, प्लस वैसे का वैसे ही। और 4 1 टाइम्स 4 होता है, यहां पे 4 की जगह पे 1 आएगा, 1 लिख लें तो भी ठीक है, या इस तरह समझ लें कि यही एग्जैक्टली 4 बाहर कॉमन है, तो जो चीज एग्जैक्टली बाहर कॉमन है उसको लिखने की जरूरत दोबारा नहीं होती। तो यहां पे जस्ट बच जाएगा b, अब b लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपने एक तरह का ऊपर वाली एक्सप्रेशन में 4 कॉमन निकाल लिया। अब इस तरह की लाइन लगाएंगे। अब आप नीचे देखिए नीचे क्या कॉमन आ रहा है, नीचे यहां पर bc लिखा हुआ है, यहां पर 2ac लिखा हुआ है। तो अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करें कि इधर भी c मेंशन्ड है, इधर भी c मेंशन्ड है, तो यहां पे लेटर्स में आप कह लें सिर्फ c ही कॉमन है। 2 एक ही नंबर है, दूसरा नंबर है ही नहीं जिसके लिहाज से हम कोई कॉमन की बात करें, तो इसलिए आप यही कहेंगे कि इधर इन दोनों टर्म्स के अंदर सिर्फ c ही कॉमन है, क्योंकि c ही यहां पर दोनों टर्म्स में मेंशन्ड है। तो इसलिए आप c को बाहर कॉमन के तौर पे लिख लेंगे। अब राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए b c में से c तो एग्जैक्टली बाहर मौजूद है, जो चीज सेम टू सेम बाहर हो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी जस्ट b को लिखना पड़ेगा प्लस का साइन। यहां पर 2ac में से c एग्जैक्टली बाहर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट 2a को लिखना पड़ेगा, तो आप यहां पे लिख देंगे b प्लस 2a। अब ये जो ऊपर चीज लिखी हुई है और जो नीचे लिखी हुई है सेम ही लिखी हुई है, क्योंकि आप देखें ऊपर जो लिखा हुआ है 4 वो लिखा हुआ है 2a प्लस b, जो कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, आप कह लें 2a प्लस b से। और नीचे वाली एक्सप्रेशन को भी मैं मैनेज करके लिख सकता हूं, नीचे आएगा c, ये b प्लस 2a, इसको आप चाहे 2a प्लस b भी लिख लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी दो टर्म्स ऐड हो रही होती है उनको आगे पीछे करने से कोई भी इशू नहीं होता। अब इससे फायदा क्या होगा, ऊपर 4 सारी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे c सारी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर भी सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, नीचे भी हो रही हो, तो आप इनमें ऊपर नीचे कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो इधर आप देखें ये 2a प्लस b इस 2a प्लस b से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर जस्ट बचेगा 4 और नीचे जस्ट बचेगा c। तो हमारा आंसर आ गया 4/c, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पे मेंशन्ड है a स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 6a। तो आप यहां पर सबसे पहले देखें जो सबसे ऊपर एक्सप्रेशन लिखी हुई है क्या इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो आप देखें यहां पर a स्क्वायर लिखा हुआ है और जो दूसरी टर्म है उसमें भी a मेंशन्ड है, लेकिन उसके ऊपर पार्ट 2 नहीं है, यानी इधर a के ऊपर पार्ट 1 है, इधर a के ऊपर पार्ट 2 है। तो जब भी आपके पास ऐसे वेरिएबल्स या समझने के लिए कह लें ऐसे लेटर्स आ रहे हो जो कि बेस के लिहाज से सेम हो, जो चीज पार के नीचे लिखी होती है इसको हम बेस बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी बेस a है और इधर कोई पार्ट नहीं है, पार 1 यूज कर सकते हैं, तो इधर भी बेस क्या है, पार के नीचे जो a लिखा हुआ है वो बेस है, तो वो बेस a है। तो जब भी आपके पास ऐसे लेटर्स या वेरिएबल्स मौजूद हो जो कि बेस के लिहाज से सेम हो लेकिन उनकी पार्ट्स जो है ना वो डिफरेंट हो, तो आप इनमें भी कॉमन ले सकते हैं और इसमें हमेशा छोटी पार वाली टर्म को आप कॉमन लिया करेंगे। यानी आप देखिए इधर a की पार 2 है, इधर a की पार 1 है, तो ये वो वाली टर्म है जिसके ऊपर सबसे छोटी पार है, यानी 1 छोटा होता है 2 से, तो हम कहेंगे ये वो वाली टर्म है जिसमें सबसे छोटी पार मौजूद है। तो आप हमेशा इस टर्म को कॉमन लिया करेंगे ऐसे सिनेरियो में। तो इसलिए मैं कहूंगा कि a स्क्वायर और a में से क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा, और यहां पर राउंड ब्रैकेट्स क्योंकि और कोई चीज कॉमन नहीं है। अब a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, आप इस तरह समझेंगे कि a स्क्वायर का मतलब होता है 2 मर्तबा a, यानी a मल्टीप्लाई बाय a। तो अगर आप एक a बाहर लिख चुके हैं तो सिर्फ कितना a बचा, एक ही a बचा, तो आप यहां पे लिखेंगे कि 2 a थे समझने के लिए, एक a बाहर है तो सिर्फ यहां पे कितना बच गया, एक ही a बच गया, प्लस का साइन, यहां पे 2 वैसे का वैसे ही। और ये आपको बता चुका हूं जो चीज एग्जैक्टली बाहर मौजूद हो कॉमन के लिए उसमें हम अंदर दोबारा उस चीज को नहीं लिखते, जैसे ये a एग्जैक्टली बाहर मौजूद है तो इस a को हम यहां पर नहीं लिखेंगे। b तो कॉमन आ ही नहीं रहा, जो कॉमन नहीं आ रहा होता उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे होते हैं, तो यहां पर आ गया a प्लस 2b। अब यहां पर नीचे आप लाइन लगाएंगे और देखिए यहां पे सिंगल टर्म है, तो जब भी कोई टर्म्स प्लस माइनस हो रही होंगी तभी आप मोस्टली कॉमन निकाला करेंगे। यहां पे तो सिंगल टर्म में लिखी हुई है 6a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस a को और 6 को यानी 6a को वैसे का वैसे लिख देंगे। इससे फायदा क्या होगा, a ऊपर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 6 और a भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इस a को इस a से कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर क्या चीज बच जाएगी आपके पास, जस्ट a प्लस 2b, और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा 6। तो यही आपका आंसर है, ये आपने सी पार्ट को कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में आप देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है सी स्क्वायर और इसको डिवाइड किया जा रहा है सी स्क्वायर माइनस सी डी से। अब जो न्यूमरेटर में आपके पास टर्म लिखी हुई है वो सिर्फ सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म में तो कुछ कॉमन वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं होगी, तो इसलिए आप जस्ट सी स्क्वायर को वैसे का वैसे लिख दें। लेकिन नीचे आप देखें यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है सी स्क्वायर और एक माइनस के बाद लिखी हुई सी डी। तो आप इन दोनों टर्म में देखें आपको सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, बस फर्क ये है कि जो पहला सी है उसके ऊपर पार्ट 2 है और जो दूसरा सी है उसके ऊपर कोई पार्ट नहीं यानी पार्ट 1 है। तो मैं आपको बता चुका हूं जब भी आपके पास टर्म्स में कुछ ऐसे लेटर्स या वेरिएबल्स आए जो बेस के लिहाज से सेम हो, बेस का मतलब जो चीज पार के नीचे लिखी होती है उसको हम बेस बोलते हैं। यहाँ पे 1 के नीचे सी है ये बेस है, 2 के नीचे सी है ये बेस है, तो बेस के लिहाज से वो सेम होने चाहिए, ये लाजमी बात है। तो उनकी पार्ट्स अगर डिफरेंट होगी तो मैं आपको बता चुका हूं उस टर्म को आप कॉमन के तौर पे लिखेंगे जिसके ऊपर छोटी पार होगी। यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पार्ट 2 है, तो 1 पार्ट छोटी होती है 2 से, तो आप इसको कॉमन के तौर पे लिखेंगे। तो जस्ट आप लिख देंगे बाहर सी को कॉमन, इसके ऊपर पार 1 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो भी ठीक है। और कोई चीज कॉमन आ ही नहीं रही तो ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा देंगे। अब सी स्क्वायर का मतलब होता है 2 दफा सी, इस तरह, यानी सी स्क्वायर का मतलब होता है सी मल्टीप्लाई बाय सी। तो अगर एक सी आप बाहर लिख चुके हैं जो यहां पर कॉमन में लिखा जा चुका है, तो आप इस तरह समझ लीजिएगा कि 2 सी थे तो उसमें से एक सी अगर बाहर है तो कितने सी बचे हुए, सिर्फ एक ही बचा हुआ है, तो आप जस्ट उसी को यहां पर लिखेंगे। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो चीज आप कॉमन ले रहे होते हैं वो बेसिकली आप इन तमाम टर्म्स से डिवाइड करवा रहे होते हैं, यानी इन तमाम टर्म्स को उसी सी पर, उसी चीज पर जिसको आपने कॉमन निकाला होता है उस पर डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइड करवा रहे होते हैं। तो जैसे यहाँ पे सी स्क्वायर, अगर आप इसके नीचे सी लिख देंगे तो यहां से भी आप समझ जाएंगे कि एक सी से कट जाएगा तो आंसर सी मिलेगा, और वही सी आप देखिए यहां पे लिख रहे हैं। अब इसी तरीके से आप आगे भी फॉलो कर सकते हैं। माइनस का साइन, अब यहां पर सी डी है तो देखिए ये वाला सी एग्जैक्टली बाहर मौजूद है, तो जो चीज एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर मौजूद हो कॉमन के तौर पे उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम इस सी को दोबारा नहीं लिखेंगे, इसके आगे जो डी है जस्ट उसको लिख लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहां पर सी स्क्वायर में से एक सी इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर मौजूद थी, ये सी स्क्वायर थी और वो सी थी, तो इसलिए हमें चीजों को मैनेज करना पड़ा। अब देखिए ये सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे ऊपर सिंपल एक ही टर्म है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये एक सी पूरा का पूरा इन 2 सी में से एक से कट जाएगा, ये मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी चीजें बता चुका हूं। तो ये 2 सी है एक तरह के, ये एक है समझ लें, तो ये पूरा एक सी इन 2 सी में से कट जाएगा, तो इन 2 में से सिर्फ एक सी बचेगा ऊपर, जिसको आप खाली सी लिख लें या सी रेज टू पावर लिख लें, सी रेज टू पावर 1 लिख लें, एक ही बात है। और नीचे सिर्फ बचेगा सी माइनस डी, तो ये हमने इस वाली एक्सप्रेशन को भी फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर ई स्टार्ट। तो पार्ट नंबर ई में सबसे न्यूमरेटर में टॉप पे लिखा हुआ है m माइनस एन होल स्क्वायर और इसको डिवाइड किया जा रहा है m स्क्वायर माइनस एम एन से। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसको हम बिल्कुल भी जो है चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज इधर नीचे उतार लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर पता चल रहा है कि नीचे से अगर मैं कुछ कॉमन लूंगा तो ऊपर जैसी कुछ ना कुछ मिलती जुलती एक्सप्रेशन नीचे भी बन जाएगी, जिससे ये आसानी से कट हो जाएगी, इसलिए मैंने ऊपर वाली एक्सप्रेशन को चेंज नहीं किया। अब आप नीचे वाली एक्सप्रेशन में देखें, यहां पर m स्क्वायर है, यहां पर एम एन है, तो बहुत क्लियर है कि इधर दोनों टर्म्स में आपको m जरूर लिखा हुआ नजर आ रहा है, बस फर्क ये है कि एक m के ऊपर पार्ट 2 है और एक m के ऊपर कोई पार्ट नहीं, यानी आप कहेंगे पार्ट 1 है। तो ये दोनों टर्म्स जो है बेस के लिहाज से सेम है। बेस का मतलब जो चीज पार के नीचे लिखी हो, यहां पे भी m लिखा हुआ पार के नीचे, इधर ही पार के नीचे m लिखा हुआ, यानी बेस दोनों की सेम है। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसे टर्म्स हो जिनकी बेस सेम हो, पार्ट्स बेशक डिफरेंट हो, तो ऐसे सिनेरियो में आप उस टर्म को कॉमन के तौर पे लिखते हैं जिसके ऊपर छोटी पार हो। तो यहाँ पे पार्ट 2 है, यहाँ पर पार्ट 1 है, 1 जो है 2 से छोटा होता है, तो आप इस वाली टर्म को कॉमन के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो m है ना वो ये कॉमन है, और ये कॉमन मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये m 2 दफा आ रहा था, एक स्टार्ट वाली टर्म में m स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद था और दूसरी वाली टर्म में n के साथ सिंपल m की फॉर्म में मौजूद था। तभी मैंने कहा कि ये बेस के लिहाज से सेम है, पार्ट्स डिफरेंट है, तो छोटी टर्म वाली आप कह लें, हम छोटी पार वाली टर्म को हम बेसिकली कॉमन के तौर पे लिख सकते हैं, तो मैंने वो यहां पर लिख दिया। अब इस m स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, तो इस m स्क्वायर की जगह पर आप यूं करेंगे कि m स्क्वायर का मतलब होता है 2 दफा m, यानी m मल्टीप्लाई बाय m। तो अगर एक m आप बाहर लिख चुके हैं तो अंदर कितने बच जाएंगे, सिर्फ एक ही तो आप यहां पर सिर्फ एक m ही लिखेंगे। आप यूं भी समझ सकते थे कि जो m स्क्वायर है ना, जो भी चीज यहां पे लिखी होती है, ये अगली टर्म भी, ये पहली टर्म भी, ये हमेशा डिवाइड की जाती है उस बाहर लिखी हुई चीज से जिसको आप कॉमन बोल रहे होते हैं। यानी अगर आप m स्क्वायर को m से डिवाइड करेंगे तो यहां पर भी ये एक m इस कंप्लीट 2 में से एक में से कट जाएगा, तो इसलिए यहां पर सिर्फ एक बच जाएगा, तब भी m ही बचेगा, वही देखें आप यहां पर भी लिख रहे हैं। आगे आप चलें तो माइनस का साइन, अब इधर m n है, तो देखें m एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर मौजूद है, तो जो चीज एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर कॉमन के तौर पर मौजूद होगी उसको अंदर दोबारा नहीं लिखा करेंगे, तो जस्ट क्या लिखेंगे n, तो यहाँ पे n लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आगे आप चलें तो आप देखिए नीचे m इस पूरे m माइनस n से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर m माइनस n का होल स्क्वायर सिर्फ सिंगल ही टर्म है, ये m माइनस n के ऊपर कोई पार्ट नहीं है, आप इसको 1 पार्ट लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये पूरी एक टर्म कंप्लीट की कंप्लीट ऊपर लिखी हुई 2 टर्म में से कैंसिल हो जाएंगी, यानी ऊपर इस तरह की 2 हैं तो नीचे इस तरह की एक थी, तो एक ये पूरी की पूरी ऊपर की 2 में से किसी एक से कट गई, तो कितनी बच गई,
एक बच गई, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब ऊपर बच गया जस्ट एक दफा m माइनस एन, जिसके ऊपर आप पावर 1 लिख लें तो भी ठीक है, और नीचे तो ये पूरा m माइनस एन कट चुका है, तो सिर्फ m बचा हुआ, तो नीचे सिर्फ बच गया m। तो ये आपने कर लिया ई पार्ट को, इस तरीके से हमने ई पार्ट को मैनेज करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर लास्ट पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेंशन्ड है 5pq डिवाइडेड बाय 15p माइनस 10pq। तो आप देखें इस वाली अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के अंदर आप देखें जो टॉप पे लिखी हुई एक्सप्रेशन, टॉप में जो टर्म लिखी हुई वो सिंगल है, इसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं ला सकते। तो 5pq को मैं एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। अब जो नीचे आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसमें स्टार्ट में लिखा हुआ है 15p और माइनस के बाद लिखा हुआ 10pq। तो देखिए दोनों में एक तो p लेटर आ रहा है, p दोनों में एक जैसा ही मौजूद है, इसके ऊपर पार भी सेम है। तो जो चीज एग्जैक्टली सेम टू सेम दोनों टर्म में या दो से ज्यादा टर्म में मौजूद है, उसको तो आप कॉमन के तौर पे वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये p तो वैसे का वैसे कॉमन आ गया। q ने कॉमन आना नहीं है क्योंकि वो सिर्फ इस दूसरी टर्म के साथ है, पहली वाली टर्म में q कहीं पे भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। अब रह गई नंबर्स की बात। तो यहाँ पे दो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, एक है 15 और एक है 10। तो इनके केस में कैसे कॉमन निकालेंगे, तो मैं आपको बता चुका हूं, हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो सबसे बड़ा हो और आपके इन गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो ऐसा नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, 5। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो कि 15 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, 10 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, और इससे बड़ा कोई और नंबर आपको नहीं मिलेगा जो कि इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो अगर ऐसे सिनेरियो हो आपके पास कि कोई दो नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर मिल जाए, तो जो नंबर आपको मिला होगा उसी को आप कॉमन के तौर पे लिखेंगे। तो ये 5 ही हमारा यहाँ पर कॉमन के तौर पे आएगा। अब और कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे 15p की जगह पे क्या लिखेंगे, तो नंबर्स के केस में ऐसा करना होता है कि जो नंबर आपने बाहर कॉमन के तौर पे लिया होता है, आप उस नंबर का टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका ये वाला गिवन नंबर कितने टाइम्स आता है उस टेबल पर। तो 5 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 5 3 टाइम्स जो है वो 15 होता है। तो आपने जितने टाइम्स होता है उस नंबर को यहां पर लिखना होता है। तो 15 की जगह पे 3 लिख देंगे। p एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर मौजूद है, जो चीज एग्जैक्टली बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद हो सेम टू सेम, उसको अंदर दोबारा लिखा नहीं जाता। तो इसलिए हम 3 लिखेंगे, यहां पर माइनस का साइन, यहां पर 10 है, अगेन बाहर नंबर देखें 5 मौजूद है जो कि कॉमन के तौर पे आपने लिखा हुआ है। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो इसलिए यहां पर 2 लिख देंगे। p सेम टू सेम बाहर मौजूद है तो इसलिए आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ q बच जाएगा। तो यहां पे जस्ट आप क्या लिख देंगे, q लिख देंगे और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, इस तरीके से क्लोज कर देंगे। अब हम इसको आगे मैनेज करते हैं। तो आप देखिए यहां पर भी ये 5p लिखा हुआ है जो आगे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है। तो ये वाला 5p इस वाले 5p से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहां पर जस्ट बच जाएगा q ओवर 3 माइनस 2q। तो ये हमारा आंसर आ गया। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब इस आंसर को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप ऊपर लिख लें q, इधर इस तरह की लाइन यूज करें, और ये जो नेगेटिव 2q है ये वाला, इसको पहले लिख लें, ठीक है। और ये जो 3 है, 3 के पीछे कोई साइन नहीं है, प्लस का यूज करेंगे तो +3 लिख लें। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर नेगेटिव कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं, वो आंसर भी आपका ठीक होगा। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर F। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।